हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें विकास वर्मा जी ने भेजी है। अगर दोस्तों आप भी हमें स्टोरी भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर या हमारी इंस्टा आईडी पर भेज सकते हो। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। सन 2017 अक्टूबर का महीना चल रहा था। वातावरण में हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई थी। इस हल्के हल्के ठंडे वातावरण में स्कूली बच्चे आपस में हंसी मजाक करते हुए साथ साथ विद्यालय जा रहे थे। विद्यालय जाते समय रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था जिसे वैकुंठ धाम नाम दिया गया था। यात्रियों को आने जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो इस बात पर ध्यान रखते हुए शमशान घाट के रास्ते के बगल से एक दूसरा रास्ता निकाल दिया गया था ताकि लोग शमशान घाट ना जाकर उस रास्ते से आया जाया करें। लेकिन बच्चे तो बच्चे, उन्हें क्या पता कि शमशान घाट के जाने वाला रास्ता सही है या गलत। कुछ बच्चों को दूसरा रास्ता पसंद आता था, लेकिन 3 ऐसे बच्चे थे जो हमेशा उस शमशान घाट के रास्ते से आया जाया करते थे। तीनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और तीनों का नाम प्रिंस, हेमंत और आर्यन था। जब भी ये तीनों शमशान घाट के रास्ते से निकलते तो कभी कभार शमशान के अंदर जलती चिता को देखने लगते। इस पर वहाँ मौजूद लोगों में से कुछ लोग बच्चों को वहाँ खड़े रहने से मना करते, जिस पर ये लोग वापस भाग के स्कूल के लिए आ जाते। एक दिन की बात है, हेमंत आर्यन के घर गया कि कल संडे है, छुट्टी के दिन का कोई प्लान है क्या। आर्यन बोलता है कोई खास प्रोग्राम तो मैंने नहीं बनाया है, प्रिंस से पूछ लो, उसके घर के पीछे मैदान भी है, उसमें मैच खेलने जाएगा, उसको कोई आपत्ति ना हो तो। आर्यन प्रिंस के घर जाता है, साथ में हेमंत भी होता है। प्रिंस कहता है कल तो खाली रहूंगा, कोई खास काम नहीं है, तुम दोनों कल मेरे घर आ जाना, शाम को मैच खेलेंगे। अगले दिन रविवार की शाम को आर्यन हेमंत के साथ प्रिंस के घर चला जाता है। दोनों 2 घंटे तक तीनों मैच खेलते हैं। मैच खेलने के बाद प्रिंस की बड़ी बहन कंचन तीनों के लिए नाश्ता चाय लेकर आती है। तीनों बड़े आराम से खाकर छत पर टहलने के लिए पहुंच जाते हैं। छत पर जाकर इधर उधर देखते हुए तीनों को सामने रोड से एक छोटी बस दिखाई देती है। लाश का वास्ता और बस के ऊपर किसी की अर्थी रखी होती है। तीनों लोग ध्यान से इस बस को देखते रहते हैं। थोड़ी देर में बस वैकुंठ धाम के नाम के शमशान के सामने जाकर रुकती है। लोग उतरते हैं, अर्थी को अपने कंधे पर उतारते हैं और शमशान घाट के अंदर ले जाते हैं। ये देखकर आर्यन प्रिंस से कहता है शमशान चलें, चलकर देखते हैं कि लोग लाश को कैसे जलाते हैं। हेमंत भी इस बात से सहमत हो जाता है, लेकिन प्रिंस कहता है नहीं, अभी जाएंगे तो वहाँ कई लोग होंगे जो मना करते हैं। एक काम करते हैं, 6 बज रहे हैं, 2 घंटे बाद जाएंगे, क्योंकि मैंने कई बार देखा है रात में लोग लाश को नहीं जलाते, सूरज ढलने से पहले ही लाश को जलाया जाता है। आर्यन और हेमंत प्रिंस की इस बात पर राजी हो जाते हैं। 2 घंटे बाद रात के करीब 8 बजे तीनों लोग घर में किसी को बिना बताए शमशान पहुंच जाते हैं। शमशान में एक अजीब सा सन्नाटा होता है और अजीब सी शांति होती है। तीनों जगहों पर अलग अलग चिता जल रही होती है। 2 जगह पर चिता बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी होती है, हल्की हल्की अभी भी उनमें आग लग रही होती है। तीनों शमशान में मौजूद एक बहुत बड़ा विशाल पीपल के पेड़ को देखते हैं। शमशान में मौजूद लाइट की रोशनी में उसे पीपल के पेड़ में छोटी छोटी मिट्टी की हंडियां लटकी होती हैं। प्रिंस हेमंत से पूछता है इन हंडियों में क्या होगा। हेमंत बताता है जो लोग मर जाते हैं उनके लिए इसमें खाना पानी टांग कर लटका दिया जाता होगा, ताकि मरने के बाद उनकी आत्मा इनमें से निकाल निकाल कर खाए। तीनों इस बात पर हंसते हैं। तभी पीपल के पीछे से एक बड़ी भारी आवाज आती है। कौन है वहाँ, किस बात की हंसी हो रही है। तीनों सहम जाते हैं। पीपल के पीछे से एक काले रंग का साया निकल के आता है। रोशनी में आने पर पता चलता है कि कोई साधु है
जिसने लंबे लंबे मोटे बाल रखे हुए हैं, नीचे केवल एक धोती पहनी है, ऊपर अजीब सी माला पहनी है जिसमें से एक माला हड्डी की होती है। उसके एक हाथ में लोहे का एक चिमटा और दूसरे हाथ की मुट्ठी में कुछ बंद रहता है। तीनों उस साधु को देखकर डर जाते हैं। साधु पूछता है, यहाँ क्या करने आए हो रात में? यहाँ रात में कोई नहीं आता, तुम लोगों को असुविधा ना हो इसलिए दूसरा रास्ता बनाया गया है, उस रास्ते से आया जाया करो, यहाँ से चले जाओ। इतना बोलकर साधु पलट जाता है। तीनों जाने लगते हैं। तब तक हेमंत कहता है, क्या आपने भूत देखा है? हेमंत की बात सुनकर साधु को थोड़ा आश्चर्य होता है। वो बोलता है, क्या कहा? हेमंत कहता है, क्या आपने भूत देखा है? साधु को हल्की सी हंसी आ जाती है। वो हेमंत से कहता है, क्यों, तुम्हें क्या करना है? हेमंत कहता है, हम देखना चाहते हैं क्या भूत होते हैं या नहीं। साधु कहता है, भूत देखोगे? पता चल गया कि अगर भूत होते हैं तो क्या करोगे? हेमंत कहता है, यकीन हो जाएगा हम लोगों को। मम्मी बहुत डराती है कि वहाँ ना जाओ, भूत रहता है। दादी भी डराती है, इधर आ जाओ। तो कम से कम भूत को देखने के बाद हम भूत से ये कहेंगे कि जब भी हम कहीं जाया करें तो हमारे सामने मत आया करें और हम लोगों को डराया ना करें। साधु हेमंत की बात सुनकर हंस पड़ता है और कहता है, जाओ बच्चों जाओ, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो। भूत किसी को डराता नहीं, ना किसी के सामने आकर उनका रास्ता रोकता है। हाँ, जब कोई भूत की चीज को नुकसान पहुंचाता है तब भूत नुकसान पहुंचाता है। तुम बहुत छोटे हो, घर जाओ। साधु की बात सुनकर तीनों शमशान से वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सोमवार को तीनों उसी शमशान वाले रास्ते से जाते हैं। शमशान के अंदर जाकर तीनों उस साधु को देखते हैं, लेकिन वो साधु उन्हें दिखाई नहीं देता है। तीनों विद्यालय पहुंचकर इस बारे में सोचते हैं कि कैसे उस साधु से बात करके किसी तरह भूत को देखा जाए। लंच के समय तीनों मिलकर खाना खाते हैं और एक प्लान बनाते हैं। 3 बजे छुट्टी होती है। तीनों विद्यालय से निकलकर वापस उसी शमशान के अंदर आते हैं और आकर शमशान में कुछ जगहों पर पत्थर की बनी हुई चबूतरे होते हैं। उनमें से एक चबूतर पर बैठ जाते हैं। चबूतर पर बैठकर सामने कुछ दूरी पर 2 चिता जल रही होती हैं। उनको देखने लगते हैं। तब तक इनके पीछे से फिर से वही भारी आवाज आती है, तुम लोग फिर आ गए। ये तीनों झटके से अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ते हैं। उनको वही साधु दिखाई देता है जो कल रात में ही मिला था। साधु इनके सामने आता है। उसके एक हाथ में 2 केले और दूसरे हाथ में एक सेब होता है। पूरे शरीर पर सफेद रंग की कोई भस्म लगी होती है। माथे पर लंबा गोल तिलक, दोनों हाथों में लाल रंग की अजीब सी चिन्ह बने होते हैं और गले में वही हड्डियों की माला पड़ी होती है। साधु इनके सामने आकर केला और सेब तीनों को देता है और बोलता है, बच्चों तुम लोग यहाँ ना आया करो, बार बार यहाँ क्यों आते हो? हेमंत कहता है, हमें एक बार भूत दिखा दीजिए, फिर हम लोग यहाँ नहीं आएंगे। साधु कहता है, तुम लोग अभी बच्चे हो, क्यों इन सब चीजों में पड़ना चाहते हो? आर्यन कहता है, हम लोग दोबारा कभी नहीं आएंगे, वादा करते हैं। आप बस एक बार भूत दिखा दीजिए। क्या सच में भूत होता है? हम देखना चाहते हैं। साधु वापस जाने लगता है। 5 कदम चलकर रुकता है, वापस इनके पास आता है और इनसे कहता है, अगर तुम लोगों को सच में भूत दिखाई दिया तो दोबारा यहाँ नहीं आओगे। तीनों एक साथ कहते हैं, हाँ हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे, वादा करते हैं। साधु बोलता है, ठीक है अभी जाओ, कुछ दिनों बाद दीपावली आने वाली है, दीपावली के अगले दिन सुबह मेरे पास आना। तीनों खुशी खुशी जाने लगते हैं। तभी साधु तीनों को रोकता है और बोलता है, तुम तीनों को मेरे लिए एक एक चीज लेकर आनी पड़ेगी। तीनों बोलते हैं, बताइए क्या लाना है? साधु बोलता है, एक लड़का मेरे लिए मिठाई लाएगा, दूसरा मेरे लिए फल लाएगा और तीसरा मेरे लिए देसी शराब लेकर आएगा। तीनों शराब की बात सुनकर चौंक जाते हैं। हेमंत कहता है, ये नहीं हो सकता, हम लोग शराब नहीं ला सकते, आप इसके अलावा जो कहेंगे हम ले आएंगे। साधु सोचता है, 2 मिनट बाद बोलता है, ठीक है 1 लीटर गाय का दूध लेकर आना।
इसके बाद बिना कुछ कहे शब्दों से बाहर चले जाते हैं। तीनों वापस अपने घर आ जाते हैं। एक हफ्ते बाद दीपावली आने वाली होती है। उसी की तैयारी सब मिलकर करने लगते हैं। दिवाली वाले दिन तीनों मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं और आपस में ये भी तय कर लेते हैं कि फल, मिठाई और दूध कौन कौन लेकर अगले दिन सुबह उस अघोरी से मिलेगा। अगले दिन तीनों जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। हेमंत केले और सेव लेकर जाता है। आर्यन 2 तरह की मिठाई का एक डिब्बा लेकर जाता है और प्रिंस 1 लीटर की प्लास्टिक की बोतल में गाय का दूध लेकर जाता है। तीनों शमशान घाट पहुंच जाते हैं और पीपल के पेड़ के पास चारों चबूतरे में से एक चबूतरे पर बैठकर अघोरी का इंतजार करते हैं। 10-15 मिनट आधे घंटे बाद अघोरी आता है। तीनों से कहता है, आ गए तुम लोग, मुझे तो लगा तुम लोग भूल गए होगे। हेमंत कहता है, हम लोग भूत देखना चाहते हैं, आपने जो कहा था वो हम ले आए हैं, अब आप हमें भूत दिखाइए। अघोरी हंसने लगता है और बोलता है, भूत क्या मेरी माला में लटका हुआ है जो दिखाया जाए, या मेरे बालों में रखा हुआ है कि हाथ से बाहर निकालकर दिखा दूं कि लो ये भूत है। भूत देखना है तो आज रात को 12 बजे इस पीपल के पेड़ के सामने वो देखो जो छोटा सा मैदान है, वहाँ कब्र बनी हुई है, उस कब्र के पास आ जाना, मैं वहीं मिलूंगा, भूत भी दिखाऊंगा। लेकिन मेरी ये बात किसी और को बताई तो ना भूत देख पाओगे कभी और ना मुझे। रात को 12 बजे आना, इतना बोल के अघोरी जाने लगता है। तब तक प्रिंस कहता है, लेकिन हम रात को 12 बजे घर से कैसे निकलेंगे। अघोरी पलटता है और बोलता है, ये तुम्हारा काम है, रात को 12 बजे आना। अघोरी चला जाता है। तीनों आपस में सोचते हैं कि रात को 12 बजे कैसे निकला जाए। तब हेमंत कहता है, एक तरीका है। दोनों बोलते हैं, क्या? हेमंत कहता है, मेरे घर के बाहर वाली बाउंड्री छोटी है, आज रात को तुम दोनों मेरे घर रुक जाना। 11:30 बजे किसी को बिना बताए हम दोनों चुपचाप बाउंड्री फांद के यहाँ आ जाएंगे। प्रिंस और आर्यन को हेमंत की बात ठीक लगती है। तीनों आपस में तय करते हैं कि आज की रात हेमंत के घर रुकेंगे और 11:30 बजे शमशान के लिए आ जाएंगे। तीनों शमशान से बाहर अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रात के 11:30 बजे जब सब लोग सो चुके होते हैं, हेमंत, प्रिंस, आर्यन तीनों घर से दबे पांव अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से उतरकर घर के मेन दरवाजे पर आकर धीरे से दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे से बाहर निकलकर बाउंड्री फांद के तीनों शमशान आ जाते हैं। शमशान में आकर उसी पीपल के पेड़ पर जहाँ मिट्टी की हंडिया लटकी हुई होती है, उसके नीचे वाले चबूतरे पर तीनों बैठ जाते हैं। रात के समय अक्टूबर के महीने में ठंड लगने लगती है। तीनों की दिल की धड़कन इस समय तेज हो चुकी होती है। उन्हें डर लग रहा होता है कि हम लोगों ने जिससे हमने भूत देखने की बात कह तो दी है, लेकिन अगर इसका नतीजा गलत हो गया तो क्या होगा। 15 मिनट बाद खटखट की आवाज से तीनों चौंक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई चलते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा है। उन्हें एक काला रंग का साया दिखाई देता है। तीनों घबराकर एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लेते हैं। रोशनी में आने से पता चलता है कि ये साया अघोरी का है। अघोरी इन तीनों को देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, आ गए तुम लोग, मुझे यकीन तो नहीं था कि तुम लोग आओगे, लेकिन अब आ गए हो तो मेरे पीछे पीछे आओ। अघोरी इन तीनों को लेकर शमशान की दूसरी तरफ के हिस्से में जहां मुर्दों को गाड़ा जाता है वहां ले आता है। वहां कोने में एक जगह में ये तीनों देखते हैं एक काले रंग का कपड़ा बिछा हुआ है। उसके ठीक सामने एक काले रंग का कपड़ा बिछा हुआ है जिस पर नींबू, कुछ खास तरह के रंग लगे हुए पत्थर, अलग से डिब्बे में सिंदूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, चाकू, एक कटोरी में लाल रंग का सफेद मांस और बगल में ही एक शराब की बोतल रखी हुई होती है। इन सामान के सामने एक आदमी की खोपड़ी देखकर तीनों का दिल मुंह में आ जाता है। तीनों का मन तो होता है कि इसी समय यहाँ से भाग जाएं, लेकिन मन ही मन तीनों एक दूसरे को देखकर यह सोचते हैं कि अब आ ही गए हैं तो भूत को देखे बिना वापस तो नहीं जाएंगे। आर्यन डरते डरते कांपती हुई आवाज में अघोरी से पूछता है, ये भूत है?
अघोरी खोपड़ी को हाथ में लेता है, हंसता है। उसके हंसने से ऐसा लगता है जैसे शमशान में कई हड्डियां आपस में रगड़ रही हो। अघोरी बोलता है, ये भूत नहीं है, भूत इसके अंदर आएगा। तुम लोग सामने एक गोला घेरा देख रहे हो, उस घेरे के अंदर जाकर बैठ जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, उस घेरे से बाहर मत निकलना। वहाँ से तीनों लोग 5 फीट की दूरी पर उस गोले के घेरे के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। सबसे पहले अघोरी एक बोतल जिसमें पानी भरा होता है उसको लेकर सारे सामान के ऊपर छिड़कता है, अपने ऊपर भी छिड़कता है। फिर वो दूसरी बोतल जिसमें शराब भरी होती है वो लेकर अपने ऊपर छिड़कता है, सारे सामान को सामने रखता है और उसमें थोड़ी सी शराब अपनी हथेली में लेकर उस इंसान की खोपड़ी के मुंह में डालता है। उसके बाद अघोरी अपने सामने एक छोटा सा हवन कुंड रखा, उसमें कुछ लकड़ियां डालकर अग्नि जलाता है और कुछ संस्कृत शब्दों से संबंधित मंत्र बोलने लगता है। मंत्र तो इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन इन लोगों को ये जरूर पता चल जाता है कि अघोरी भूत को बुला रहा है। 10 मिनट बाद आर्यन घड़ी देखता है, 12:05 हो रहे होते हैं। तभी अचानक आंख बंद किए हुए अघोरी बोलता है, आ गया तुम्हारा भूत। डर के मारे आर्यन, हेमंत और प्रिंस तीनों की सांस रुक जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तीनों एक दूसरे का हाथ कस के दबा के पकड़ लेते हैं। अघोरी मानो कंकाल की खोपड़ी धीरे से दोनों हाथों से उठाकर जलते हुए उस अग्नि के छोटे से कुंड में बीचों बीच रख देता है। सही से खोपड़ी को बैठाने के बाद अघोरी दोनों हाथों को उल्टा करके आपस में चिपकाकर आंख बंद करके धीरे धीरे होठों से कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है। तीनों आश्चर्य से देखते हैं कि अघोरी ने जलती हुई अग्नि में मानो कंकाल की खोपड़ी को जब अग्नि के कुंड में रखा था तो अघोरी के न हाथ में कुछ जला न उसे ही तेज आज कुछ महसूस हुआ। कुछ सेकंड बीते होंगे कि शमशान में हल्की सी आंधी चलने लगती है। पेड़ों के पत्ते खड़खड़ के आवाज से एक दूसरे से टकराने लगते हैं। जिस पीपल के पेड़ पर उन्होंने हड्डी लटकी हुई देखी थी वो हड्डियां धीरे धीरे हिलने लगती हैं। तीनों लड़के डर के मारे एक दूसरे को कस के पकड़ लेते हैं, लेकिन अघोरी वैसे ही चुपचाप शांत अपने होठों से मंत्र बुदबुदा रहा होता है। उसे बाहर की स्थिति से कोई मतलब नहीं होता कि बाहर वातावरण में क्या हो रहा है। तभी अग्नि के उस छोटे से कुंड में जो मानव कंकाल की खोपड़ी रखी होती है उस खोपड़ी के दांत आपस में कट कट की आवाज करने लगते हैं। तीनों लड़कों के माथे से पसीने की बूंद निकलकर गले तक आ जाती है। तीनों ध्यान से देखते हैं, मानो कंकाल की खोपड़ी कट कट आवाज करती हुई अग्नि कुंड से धीरे धीरे ऊपर हवा में उड़ती है। कुंड के बिल्कुल ऊपर आकर वो खोपड़ी रुक जाती है। तीनों ध्यान से उस खोपड़ी को देख रहे होते हैं। खोपड़ी अघोरी की तरफ घूमती है, वैसे ही कटकट करके आवाज निकालती है, फिर वापस इन तीनों लड़कों की तरफ कटकट आवाज करती हुई धीरे धीरे इनके करीब आने लगती है। तीनों लड़के एक साथ चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, बाबा जी इस खोपड़ी को रोक लीजिए, बाबा जी खोपड़ी को अपनी तरफ बुला लीजिए। लेकिन अघोरी पर उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे उसे बाहर का कुछ सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया है। वो वैसे ही चुपचाप दोनों हाथों को उल्टे जोड़कर अपने होठों से मंत्र बोल रहा होता है। प्रिंस की अचानक चीख निकल जाती है। दोनों बच्चे प्रिंस को कस के पकड़ लेते हैं ताकि वो घेरे से बाहर न गिर जाए। दोनों डरते डरते अघोरी की तरफ देखते हैं। अघोरी धीरे से आंख खोलता है। उसकी आंख खुलते ही मानो खोपड़ी वापस हवा में ही पीछे जाने लगती है। पीछे जाकर वापस अघोरी के सामने खोपड़ी जमीन पर बैठ जाती है। अघोरी शराब की बोतल में से थोड़ी शराब निकालकर खोपड़ी पर डालता है, खड़ा होता है और बच्चों के पास आता है। उसके एक हाथ में एक गिलास में शायद पानी होता है। वो पानी हेमंत को देकर कहता है कि इस लड़के पर ये थोड़ा छिड़क डालो और उसे पानी पिलाओ। हेमंत तुरंत अघोरी की बात मानता है। 2 मिनट बाद प्रिंस को होश आ जाता है। रात के 2 बज चुके होते हैं। अघोरी तीनों से कहता है, देख लिया भूत, इस खोपड़ी के अंदर मैंने एक आत्मा को ही बुलाया था। अब आगे से ऐसी जिद मत करना, अब घर जाओ।
तीनों लड़के अघोरी के सामने हाथ जोड़कर घर के लिए भागने लगते हैं। भागते भागते तीनों हेमंत के घर आते हैं। बाउंड्री फांद कर और सबकी नजर से बचकर चुपचाप हेमंत के कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। तीनों का डर के मारे अभी भी बुरा हाल होता है। हेमंत नीचे जाता है, 3 गिलास में पानी लेकर आता है। तीनों पानी पीते हैं और बिना एक दूसरे से कुछ बोले चुपचाप सो जाते हैं। तीनों की सुबह 9 बजे आँख खुलती है। तीनों आपस में ये तय करते हैं कि अब हम कभी शमशान नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह भगवान का वजूद है उसी तरह शैतान का भी वजूद है। हम लोगों को ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। शैतान, भूत प्रेत, अघोरी, तांत्रिक, इन लोगों से कभी भी कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। तीनों आपस में ये वादा करते हैं कि अब कभी दोबारा शमशान वाले रास्ते पर नहीं जाएंगे और अब ना ही अघोरी से दोबारा कभी जिंदगी में मिलेंगे। तीनों अच्छे नागरिक बनेंगे और माता पिता द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी नंबर 2 सुनते हैं। जोनाथन कुछ गुनगुनाता हुआ अपने घर की सीढ़ी चढ़ रहा होता है। तब उसकी पत्नी नैन्सी ऊपर खिड़की से अपने पति को देख रही थी। जोनाथन के हाथ में पत्तियों के बीच कुछ था, जिसे देख नैन्सी घर का दरवाजे तक आई। जोनाथन उसके सामने था। वो मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है। वो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि कल सुबह जब जोनाथन तिलमिलाते हुए घर से निकला था तब नैन्सी बहुत दूर तक उसके पीछे पीछे आवाज लगाती हुई आई थी। पर जोनाथन ने एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। बहुत गुस्से में था। उसे डर था कि जोनाथन नाराज गांव वालों से फिर कोई झगड़ा मोल ना ले। पहले से ही उसका गांव वालों से बैर चल रही है। जोनाथन उसके सामने था। उसके चेहरे पर भरपूर मुस्कान थी, जिसे सदियों बाद उसने उसके चेहरे पर देखा था। आखिर जीवन के संघर्ष ने धीरे धीरे उसके जीवन को बेहतर बना दिया था। ये लो, नैन्सी की तिंद्रा भंग होती है। उसको वो समझाते हुए बोला, मांस है इसमें, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, आज हम इसे पकाकर दावत करेंगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। जोनाथन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ चुका था। नैन्सी दरवाजा बंद करते वक्त एक बार बाहर देखती है। यहाँ के बरसाती मौसम में सभी के घर ऐसे ही बांस से बने थे, ऊपर मचान जैसा। उसे धीरे धीरे बादल घिरते हुए दिखाई देते हैं। शायद फिर से बारिश के आसार थे। यहाँ तो खैर ऐसा होता ही रहता है, इसलिए गांव के सभी के घर ऐसे ही मचान जैसे सीढ़ियों पर ऊपर की ओर बने थे, क्योंकि यहाँ जंगल से अक्सर कोई न कोई जंगली जीव जंतु आ जाते। यहाँ तक कि जिसके पास बकरियां होती उसे भी वो ऊपर ही बांधते। घने जंगल के पास ऐसे ही 2-3 गांव थे। यहाँ के लोग वर्षा वन होने के कारण कुछ खेती तो कुछ बाकी के ज्यादातर लोग जंगल पर निर्भर थे, इसलिए गांव में उनका आना जाना बना रहता। ऐसे ही जोनाथन 3 दिन पहले तक यहाँ के मुखिया के खेत पर काम करता था। वही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। नैन्सी दरवाजा बंद करके अंदर आ जाती है। अंदर जोनाथन के साथ उसके तीनों बच्चे पूरी उमंग में थे। 8 और 11 वर्षीय उसके बच्चे अपने पिता को घेरे खड़े थे। नैन्सी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती है। एक पल ऐसा आता है जब जोनाथन और नैन्सी की आंख आपस में मिलती है। तब जोनाथन जैसे आंख से ही कह देता है कि जब तक तुम खाना बनाओ मैं बच्चों को बहलाता हूँ। अरे सब शांत हो जाओ, तभी मैं कुछ सुनाऊंगा, अपने हाथों को हवा में लहराते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर सब शांत होकर उसके आसपास उसे घेर कर बैठ जाते हैं। तो सुनो, एकदम सच्ची कहानी बताता हूँ कि मेरे साथ कल रात क्या हुआ। कहते कहते अपने मुंह को गोल गोल कर लेता है। ये एक डरावनी और सच्ची कहानी है। बच्चे आपस में सिमट कर बैठ जाते हैं। घना जंगल था, उसमें मैं चले जा रहा था, बेखौफ बेखबर। चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब जंगल के बीचों बीच आ गया। वहाँ इतना घना जंगल था कि दिन में भी रात जैसा लग रहा था। मैं एक पल रुककर अपने आसपास देखता हूँ। चारों ओर बस घने पेड़ ही पेड़ थे। मैं कुछ देर वहीं ठिठक कर एक पल चुप होकर जोनाथन अपने बच्चों के चेहरे की ओर देखता है।
फिर उनकी तरफ झुकते हुए अपने हाथों को चारों ओर घुमाकर गोल आकार में घुमाते हुए कहता है, मैं चारों तरफ घूमता हूँ। उस पल ऐसा लगता है जैसे मैं रास्ता ही भटक गया हूँ। कहाँ से आया, अब किस ओर बढ़ना है, कुछ नहीं सूझ रहा था। आखिर थक कर मैं किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। फिर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक एक तेज गुर्राहट सुनी, मेरी आंख खुलती है, मैं अचौक कर उठ जाता हूँ। शायद रात हो चुकी थी। मैं अपने सामने देखता हूँ पर सामने कोई नहीं था। शायद कहीं पास से ही ये आवाज आई थी। आवाज लगातार आ रही थी। मैं तेजी से उठा और आवाज की ओर बढ़ा। थोड़ा डरा हुआ तो था लेकिन उस आवाज को भी जानना चाहता था। मैंने एक घने पेड़ के पीछे छुपकर देखा। वहाँ कोई था, बल्कि वहाँ कई परछाई सी थी। उस अंधेरे में कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं अपनी आंख गड़ाए उसे देखने की कोशिश कर रहा था। तभी चांद पर से जैसे बादल का एक टुकड़ा हटा और उस अंधेरे के हिस्से पर कुछ रोशनी पड़ी। फिर जो मेरी आंखों ने दृश्य देखा तो मेरी आंख डर से फूली की फूली रह गई। वहाँ आदम भेड़िए थे। आदम भेड़िए। सभी बच्चे धीरे धीरे फुसफुसाए। हाँ, वहाँ एक नहीं कई आदम भेड़िए थे, छोटे बड़े कई, जैसे ये उनका कोई परिवार था। मैं अपनी सांस रोककर देख रहा था, जिसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल थे और मुंह के दोनों तरफ से उनके नुकीले दांत बाहर निकले हुए बहुत ही भयानक लग रहे थे। तभी बादल का टुकड़ा उस चांद को फिर से ढक लेता है और उसी के साथ वहाँ के वातावरण में एक साथ कई आवाज निकली। आवाज गूंज उठी। मैं अंदर तक कांप गया। डर कर मैं थोड़ा पीछे हो गया और अगले ही पल उनकी ऊ ऊ की आवाज एकदम से बंद हो गई। मैं थोड़ा और पीछे हुआ। मेरे पैरों से वहाँ के सूखे पत्तों से खड़खड़ की आवाज हुई। मैं बुरी तरह से डर गया। मैं भागा, जहाँ रास्ता दिखा वहाँ भागा। अंधेरे में जहाँ हाथ को हाथ नहीं समझ रहा था, मैं बस भागे जा रहा था कि किसी पेड़ या पत्थर से टकराकर मैं गिर गया। मैं अब जमीन पर पड़ा बुरी तरह से हाँफ रहा था। जोनाथन अपने मुंह से हाँफने की आवाज निकालता है और बच्चे उसकी बाहों में सिमट आते हैं। जोनाथन सुनाना जारी रखता है। तभी एकदम से धूप की आवाज होती है और मैं क्या देखता हूँ कि एक बड़ा सा भेड़िया मेरे सामने था। मैं चांद की हल्की हल्की रोशनी में उसे साफ साफ देख सकता था। कमर से नीचे इंसान और ऊपर से पूरा जंगली भेड़िया। वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा था। उसके पंजे मेरी ओर उठे थे और उसका जबड़ा खुला था, जिस पर से लाल रंग की लार सी टपक रही थी। मैं बुरी तरह से डर गया। मुझे नहीं पता था कि अगले पल क्या होगा, पर उस वक्त मेरे चेहरे के सामने एकदम से तुम तीनों का चेहरा घूम गया। मैं ये सोचकर घबरा गया कि क्या अब मैं तुम लोगों को कभी नहीं देख पाऊंगा। अपनी बात को कुछ पल के लिए रोककर अपने बच्चों के चेहरे पर आते दर्द को वो महसूस करता है। तभी उसका बड़ा बेटा धीरे से पूछता है, डैड, मैंने सुना है अगर वो काट ले तो सामने वाला भी भेड़िया बन जाता है। वो अपने प्रश्न का उत्तर में वो बड़ी बेबसी से अपने पिता के चेहरे की तरफ देखता है। जोनाथन धीरे से कहानी शुरू करता है, मुझे भी यही लग रहा था और वो मुझे खा भी सकता था, पर तुम लोगों के पास वापस भी तो आना था। यही सोचकर मैंने जमीन की मिट्टी उठाई और उसकी आंख में झोंक दी। उस पल वो तिलमिला गया। डैड डैड, अब के छोटे बेटे ने अपने पिता की तरफ देखते हुए पूछता है, फिर क्या हुआ? मैं तुम लोगों के सामने हूँ, देखो, कहकर जोनाथन जोर से हंसता है। उसे हंसते देख उसके बच्चे भी हंसने लगते हैं। कुछ ही पल में वहाँ हंसी का फुहारा सा छूटता है। नैन्सी जो खाना बनाती बनाती उस कहानी को भी सुन रही थी, वो भी हंस पड़ती है। अच्छा, तुम सब बैठो, मैं देखकर आता हूँ कि खाना बना या नहीं। जोनाथन नैन्सी के पास जाता है। नैन्सी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है, फिर थोड़ा डर चेहरे में लाते हुए कहती है, क्या खूब बच्चों को बहलाया, सच में मैं तो डर ही गई। अब मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, हम सदा साथ रहेंगे ऐसे ही खुशी खुशी। जोनाथन आज वाकई बहुत खुश था। नैन्सी भी साथ में मुस्कुराई। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन कल मैं बहुत घबरा गई थी जब तुम पर गांव वालों ने बकरी चोरी का इंजाम लगाया, जबकि तुम जी तोड़ मेहनत करते थे। हाँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज पूरे चांद की रात थी। आधी रात जब सारा गांव सो गया
और आसमान में चांद पर से बादल का एक टुकड़ा टूट गया तो जोनाथन के घर की छत से एक साथ कई मिली जुली ऊ की आवाज गूंज उठी। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।